दोस्तों नमस्कार। जैसे कि पहले के एपिसोड्स, खासकर कैम्ब्रिज व्यू, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और अभी हाल में चल रहे पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड राहुल गांधी के एपिसोड्स में हमने जिक्र किया कि जो बड़े ऑटोमेटेड प्लांट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वो नॉन इंटरेक्टिव नहीं होते हैं इस लिहाज से। मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लांट है, वो फुली ऑटोमेटेड है और बहुत सारी जो रूटीन एक्टिविटीज किसी मान लीजिए कार के डेवलपमेंट में जो हो सकती थी उसको भी वो ऑटोमेशन में लाते हैं। तो जब हम बहुत सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ऑटोमेशन में लाने की कोशिश करते हैं उस फुली इंटीग्रेटेड प्लांट में, तो वो प्लांट पहली बात अपने पूरे ओवरऑल लेआउट में बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। वो पूरी मशीनरी एक तरह से पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिक्स्ड होता है। और जिस कार को हम बनाना चाहते हैं सब कुछ पहले से, जैसे एक सी प्रोग्राम में एक प्रोसेस में सब कुछ डिसाइड होता है, तो वहाँ पे भी सब कुछ डिसाइड होता है। वास्तव में जो कार होती है वो जैसे जैसे बन रही होती है वो मूव कर रही होती है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी के अभाव में इस फुली ऑटोमेटिक इंटीग्रेटेड सिस्टम में मशीन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस भी लेती है। हाँ, वो चूँकि उसमें मैन्युअलिटी भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ ऑटोमेशन है, तो वो प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो लेबर की एम्प्लॉयबिलिटी होती है वेरियस स्टेजेस पे वो भी बहुत कम हो जाती है। प्लस साथ में जो ज़रूरी स्किल्स होती हैं लेबर्स की, चूँकि पूरा सिस्टम हाईली इंटीग्रेटेड और ऑटोमेटिक रहता है, तो वास्तव में ऐसी टेक्नोलॉजीज, ऐसी बड़ी मशीन्स, ऑटोमेटेड सिस्टम जो हैं वह लेबर से बिल्कुल भी इंटरेक्ट उनकी स्किल से किसी भी स्टेज पे नहीं करती हैं। और स्वाभाविक है इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वह खासकर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में के द्वारा ही संभव हैं। बड़ी बड़ी ज़मीनें जो उनको डायरेक्ट सरकार से मिल सके उनके द्वारा ही वो संभव हो सकती हैं उससे। तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो संवाद जो है वो लेबर से बिल्कुल नहीं बल्कि सीधा सीधा पावर से करता है। एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की ओर हम बढ़ते देखते हैं और जो भी फ़ायदा मुनाफा होता है, चूँकि संवाद और लेबर की आवश्यकता, उनके स्किल्स की ज़रूरत ही कम से कम है, तो वो भी मुनाफा भी, वेल्थ जनरेशन भी ज़्यादा बड़े कॉरपोरेट्स में ही दिखता है। खासकर जो आजकल अभी आज सत्यहिंदी पर जो विजय विद्रोही सर की रिपोर्ट में देख रहा था, उनके यूट्यूब चैनल पर जो एक मर्कलिस इन्वेस्टमेंट कोई संस्था जिसने सर्वे कराया कि आर्थिक प्रगति से अभी इधर विगत वर्षों में जो ज़्यादातर फ़ायदा 80% प्रॉफिट हुआ है वो कॉरपोरेट के हिस्से में गया है। तो आर्थिक असमानता हम इस हिसाब से देखते हैं। तो दूसरा, हम महंगाई, बेरोजगारी हम देख ही रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा इस तरह सोचना चाहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा हम जो ऑटोमेशन है अगर उसको हम दरकिनार कर दें तो ये जो हमारे बड़े प्लांट हैं ये स्मॉल यूनिट्स में टूट जाएंगे, ये अब डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे। प्लस ये स्मॉल यूनिट्स अब क्या बोलते हैं वो अब मोबाइल भी हो सकती हैं। प्लस जो ऑटोमेशन हमने बिना मतलब का ऑटोमेशन हमने ख़त्म किया है। मान लीजिए कि एक कार हम बना रहे हैं तो कार में एक मशीन से कोई प्रोडक्ट निकलता है कुछ स्पेसिफिसिटी में, तो हम अब उस प्रोडक्ट को ना मूव करके हम एक उसमें कोई दूसरा उस प्रोडक्ट में जो नया मान लीजिए दरवाज़ा जोड़ रहे हैं तो एक मशीन का दूसरा हिस्सा हम अपने लेबर और स्किल्स और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लाते हैं। और ख़ासकर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और वो कार कैसी भी हो, किसी भी वेरिएशन की हो, तो हम उसी तरह से, और टेक्नोलॉजी भी इंटेलिजेंट रहेगी, लेबर भी स्किल रहेगी, तो हम दरवाज़ा बखूबी बड़ी खूबसूरती से जोड़ लेते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो अब हम इन्हीं छोटी छोटी मशीनों के ज़रिए और इंटेलिजेंट लेबर्स और स्किल्स के ज़रिए, मोबाइल मशीनों के ज़रिए, जिन्हें हम ज़रूरत पे हायर भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत नहीं है, या जब हम पार्टली प्रोडक्शन कर रहे हैं
तो वास्तव में हम कहीं ना कहीं स्मॉल जो मशीन्स हैं, लेबर है, उनको और उनसे रिलेटेड जो डाटा है उसको हम एक साथ एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है जावा की, उसके तरह हम उसको फिक्स कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट्स में। और जो हमारा प्राइमरी फोकस है अब ऑब्जेक्ट पे है, कार की मेकिंग पर है, जिसे हम तुरंत हायर कर सकते हैं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को अपने ज़रूरत के अनुसार। इस मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो स्मॉल इंडस्ट्री जो मशीन्स हैं, लेबर और कैपिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इन्हें हायर भी किया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार, तो ये जो फिक्स्ड जो कॉस्ट है बड़े बड़े प्लांट हैं उससे बचेंगे। प्लस इसके लिए जो इनिशियल छोटी मशीनें खरीदने पड़ेंगी तो पार्ट्स में खरीदी जा सकती हैं या पार्टली खरीदी जा सकती हैं किसी दूसरी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट लगाने की क्षमता है वो अब छोटे लोगों के पास, जिनके पास स्किल्स है, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास अब आ जाएगी। तो इस मॉडल में हम देखते हैं कि जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, प्लस इनसे रिलेटेड जो मशीन्स हैं वो मोबाइल हैं, इनसे हमारे लेबर अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो इनकी जो इनसे कार से निकलेंगी, जब वो बाहर मार्केट में सर्विसिंग के लिए जाएंगी तो कई जगह हम जो आपका मैकेनिक बोलता है कि ये कार अब भैया इंडस्ट्री में ही वहाँ भेजिए, कंपनी में भेजिए, वहीं पे ये सही हो पाएगी। तो कम से कम वो जो लोकल मैकेनिक्स हैं इस तरह की सिमिलर मशीन्स का यूज करके उसको और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बना सकेंगे। तो जो ये नीति चली हुई है आजकल कॉर्पोरेट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के नाम के, कि पार्ट्स 10 साल, ये जो आपको फ्रिज 10 साल में आपको कट कर देना है, नई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलना है, तो वो सब मॉडिफिकेशंस बिना हम पूरी कार को बदले, बिना पूरी फ्रिज को बदले हम वही स्टैंडर्ड्स पा सकते हैं। और इससे जो हम बिना मतलब अपने ज़मीन में मिनरल्स और अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और जो इतना हम चीज़ों को उनको पार्ट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और नया रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, शोधन करेंगे, तो इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और फ्यूल का खर्चा होगा, तो उससे भी बचेंगे। तो ये एक्चुअली में एनवायरमेंटल, ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज इस लिहाज से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स और वेल इक्विप्ड लेबर और एजुकेटेड सिस्टम और छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंसिंग खासकर गवर्नमेंट्स की मदद से ये वास्तव में हमको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनाएंगे, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लोकल नीड्स के अनुसार बनाएंगे, प्लस इसकी सर्विसिंग आसानी से मार्केट में हो सकती है और इन मशीनों, इनकी नॉलेज को हम दूसरे एरियाज में भी अपने समाज में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वह अब हम लेबर को अच्छा पैसा दे सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा अब लग नहीं रही है, प्लस हम कंज्यूमर से अब ज़्यादा पैसा इनिशियल स्टेज में इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम इसकी लॉन्ग टर्म सर्विसिंग भी दे सकते हैं। मार्केट में इजीली सर्विसिंग इसकी हो भी सकती है, जिसे हम वही स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज लोकल वेंडर से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट और सर्विसिंग को भी हम क्लम्प करते हुए स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को, जो बड़े बड़े प्लांट्स है जो चीपली प्रोडक्शन वन टाइम का होता है और जिनकी सर्विसिंग नहीं हो पाती है, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं होते हैं और फिर उन्हें एनवायरनमेंट के नाम पे डिग्रेड आपको बदलना भी पड़ता है तो आपका ज़्यादा खर्चा होता है। तो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से हम बैलेंस भी कर सकते हैं। प्लस इस तरह की चीज़ें जब मार्केट में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जब उभरेंगी, इनसे रिलेटेड लिंकेजेस बढ़ेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, तो कहीं ना कहीं इनके लिए रेगुलेशंस, इनके लिए सर्वेस की भी आवश्यकता उस हिसाब से पड़ेगी। अब आते हैं कि अब ये सब चीज़ें पॉसिबल क्यों हो पाएंगी। पॉसिबल फ़िलहाल इस समय तो नहीं हो सकती जब तक कि पॉलिसी मेकिंग में खासकर गवर्नमेंट के लेवल पर हम जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो वर्किंग क्लास है, जो हमारे बहुत से निचले के और कास्ट लाइंस में आता जो मेजर पॉपुलेशन है, वो उनसे आता, जब तक उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। अब वुमेन जो रिजर्वेशन बिल है जिस पर राहुल गांधी जी जिक्र कर रहे हैं बार बार कि उसमें जो ओबीसीज हैं, आदिवासी हैं, SC/ST है, जो ज़्यादातर वर्किंग क्लास से ही आते हैं, जब उनका रिप्रेजेंटेशन ये पहुँचेगा तो वास्तव में इस तरफ थिंकिंग पॉलिसी मेकिंग में बनेगी। प्लस हम हिस्टोरिकली या देखते हैं कि जो पश्चिम के बजाय हमारे यहाँ
जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने समझाया कि जो वर्किंग क्लास का जो लेबर है, वो जो स्किल्स है वो कास्ट में डिवाइडेड है। तो कभी कभी हम इस कास्ट लाइंस को डिवाइड मतलब तोड़ना चाहते हैं रिलीजियस थ्योरी के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, आर्टिफिशियली। लेकिन वास्तव में जो जिस स्तर से अभी हम जो कॉरपोरेट मॉडल जो देख रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट का भी जो कुछ लोग दावा करते हैं कितना सही कितना नहीं, लेकिन ये जो भी एक तरह से जो चाइनीज़ प्रोडक्शन है इंटीग्रेटेड बड़े बड़े प्लांट्स का, और जहाँ वेस्टर्न के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी शामिल हो गए हैं, उसके रिएक्शन में ये जो जन्म लिया है, खासकर 2014 के बाद। कभी शायद वो भी ज़रूरी था उस चाइनीज़ से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, लेकिन जो उसके हम एडवर्स इफेक्ट्स देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जो चरम पे पहुँचती जा रही है, तो उस लिहाज से और कुछ इससे वेस्ट की डेमोक्रेसीज़ और हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन का संकट आ गया है डेमोक्रेसीज़ पे स्वयं, तो इस लिहाज से अब हमको कास्ट ये मौका मिला है, ये महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ये वो सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, रिलीजन का नहीं, बल्कि ये क्लास इफेक्ट पैदा कर रहा है हमारी कास्ट के ऊपर। आप इसे क्लास इफेक्ट कहिए या बेसिक वो कहिए, जिस पे ये जो कास्ट हैं, वर्किंग ग्रुप्स हैं, ये अब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल तौर पर ये रेजोनेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो वापस हम पॉलिटिकल तौर पर वर्किंग क्लास पूरा एग्जाई हो जाए, एक साथ हो जाए और चाइना यूएसए की तरह वो गलती कर जाए और फिर से एक सुपर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करे, क्या बोलते हैं, वर्किंग क्लास की सत्ता के नाम पर, और कॉर्पोरेट मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल, क्रोनी कैपिटलिज्म हटाने के नाम पर वो कुछ समय के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो करे, लेकिन हमेशा के लिए जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, उसको हमेशा के लिए खो दे। तो ऐसी स्थिति से हमको बचने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो हमारी वर्किंग क्लास है जो इंटरेक्ट कर रही है, उनको हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल के द्वारा हम उनको वहाँ पे प्रोवाइड करें। हमारी सत्ता जो है वो और डाइवर्सिफाइड हो, उस सत्ता में कॉरपोरेट्स के भी हित हों और वर्किंग क्लास के भी, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, अब दोनों मिलकर कॉरपोरेट्स अपने कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ें, वहीं वर्किंग क्लास ये रियलाइज करें कि बिना कैपिटल के और ग्रुप्स के बजाय कुछ इंडिपेंडेंट थिंकिंग के, इनोवेशन के, आपस में क्लम्प हुए, क्या बोलते हैं, फ्रीली सोचे हुए प्रोडक्शन उस लिहाज से करे हुए रिसोर्स जनरेट नहीं हो। जब रिसोर्स ही नहीं होंगे तो किसी भी तरह की काल्पनिक बराबरी, सब लोग समान, सब लोग ईज अकॉर्डिंग टू नीड्स इत्यादि के अनुसार, ये सब सारी थ्योरीज, सारा आइडियलिज्म फेल हो जाता है। जब रिसोर्स ही नहीं होंगे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर किस चीज़ की होगी। यहाँ पर मैं कॉरपोरेट्स को गांधी जी की जो थ्योरी है ट्रस्टीशिप की, उसको अप्लाई गार्जियन की तरह वो इस छोटे छोटे कैपिटल्स को प्रमोट करने में ट्रस्ट की तरह वो काम कर सकते हैं। तो वही वर्किंग क्लास लेबर की तरह ही नहीं, जो जैसे जैसे उनकी स्किल्स, चाहे ब्लू कॉलर हो चाहे वाइट कॉलर हो, वो एक तरह से छोटा छोटा कैपिटल अपना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग कर सकते हैं, और एक तरह से यहाँ पर एक कोऑपरेटिव मॉडल्स के तहत वो कैपिटल के साथ जुड़, छोटे छोटे कैपिटल साथ छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में वो जुड़ सकते हैं। वो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो पकौड़ा इत्यादि लिमिटेड नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स, कार इत्यादि भी बना सकते हैं, खासकर वेस्ट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और वो टेक्नोलॉजी जो इंटेलिजेंट हैं, जो वास्तव में अपने छोटे छोटे हर स्टेज पर मोबाइल होने के कारण, सॉफ्टवेयर रिलेटेड होने के कारण, कीपैड से ड्रिवन होने के कारण, नॉलेज स्किल्स जो लेबर का है उसके साथ इंटेलिजेंट होने के कारण, वो इंटरेक्ट जो करती हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब उसमें जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसके ज़रिए, तो कहीं न कहीं वो जो बड़ी कास्ट बड़े कॉरपोरेट्स में बन रही है, प्रॉफिट एक जगह से मिट रहा है, वही उससे अच्छी कार डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंटल इक्विलिब्रियम में वर्किंग क्लास का मेजर और अच्छा रोल कैपिटल के साथ, उनके भागीदारी के साथ, उससे सेल्फ सस्टेनेबल जो स्मॉल इंडस्ट्रीज या सेल्फ सस्टेनेबल विलेजेस की कल्पना गांधी जी कभी किया करते थे,
वो आज उसकी फिर से रिक्वायरमेंट है। आज़ादी के बाद जब हमारे पास एक सुई बनाने की भी कैपेसिटी नहीं थी और हमारे पास ना इस तरह के स्किल्ड लेबर थे, हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सिस्टम में ही थे, ना इतना इकोनॉमिक्स थी, तो वहाँ पर निसंदेह ही जो प्लान्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट लेड डेवलपमेंट नेहरू जी ने, वो उस समय की डिमांड थी। फिर भी एक रास्ता प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो नॉन स्टैटिक सेक्टर है, उनके लिए छोड़ा गया था। 91 के आर्थिक रिफॉर्म ने हमने वो बेड़िया भी तोड़ी और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज काफ़ी आगे बढ़ी। लेकिन चाइना ने जो अपने कम्युनिस्ट सिस्टम को, स्टेट और बड़े कॉरपोरेट्स को एक साथ ला के खड़ा कर दिया, तो 2014 के बाद हमारे पॉलिसी मेकर्स में खासकर अमिताभ कांत जी हैं या और दूसरे लोग हैं, उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की बड़े कॉरपोरेट्स के जरिए और थोड़ा और स्ट्रिक्ट लेबर लॉज के जरिए, ताकि हम उनसे कम्पीट कर सकें। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी जो हमारी है, वो कभी भी हम चाइनीज़ सिस्टम जो ऑपरेट सिस्टम है, वो इस चीज़ को उस हद तक बढ़ावा नहीं दे सकता। हम चाहे कितना भी सपोर्ट कर ले, कितने बड़े कारपोरेट भी बना ले, हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे कारपोरेट्स बहुत सारी चीज़ें चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको असेंबल भी कर रहे हैं। और उसके एवज में, इन सब के एवज में हमको क्या मिला? हमको मिला महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता जो बढ़ती है, और इससे आज वेस्ट भी जूझ रहा है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम नई गवर्नमेंट से मैं उम्मीद करूँगा, राहुल गांधी जी का ये जो नया विज़न है, ये जो कैम्ब्रिज व्यू में मुझे दिखता है, यूएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिन रेवोल्यूशंस की वो बात करते हैं, ब्रसल्स में जो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आदिवासी हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको अपने साथ लाने की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में। और ख़ासकर इंडिया में वुमेन रिजर्वेशन बिल में जो एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी आबादी है, जो अगर उनको पावर में लाने की बात करते हैं, तो वास्तव में इस तरह की जब तक उनकी भागीदारी रहेगी तो इस तरह के पॉलिसी चेंजेस संभव हो ही नहीं सकते हैं। वास्तव में इस तरह के पॉलिसी चेंज ही तभी हो पाएंगे जब हम रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट लेवल पे देंगे। जैसे कि सत्येंद्र पे हम जो पूर्व आईएएस ऑफिसर्स हैं, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जो हैं, विभूति नारायण सिंह जी और पांडे जी, विजय शंकर पांडे जी बोलते हैं कि हमारे देश में गवर्नेंस के लिहाज से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका रेशियो बहुत ही कम है, जबकि यही रेशियो 10 गुना डेवलप्ड कंट्रीज में है। एक्चुअली में जब हम पूरी तरह से कॉर्पोरेट मॉडल ले लेते हैं और जहाँ पे कोई इंटरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है लेबर्स से के जरिए और उनमें जो एजुकेशन स्किल्स है उनकी, तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नेंस में ऑफिशियल्स की और सर्वे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम इस स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो हमने बताया है, जहाँ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेबर और कैपिटल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो अलग यूनिट बनाएंगे। वैसा ही लेबर और कैपिटल का जो उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक उनकी प्रोडक्शन का वो अलग यूनिट बनाएंगे, तो वो आपस में कम्युनिकेट जब करेंगे तो उनके लिए ब्रिजेस का काम जो करेगी वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो करेगी। और ऐसे बहुत सारे लिंकेजेस की, सर्वेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वास्तव में हमें इस मॉडल को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी। और वास्तव में जो रिजर्वेशन के ज़रिए जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें, उसके ज़रिए ख़ास तौर से जो और भी पिछड़े लोग हैं सोशली एजुकेशनली, उनको भी वहाँ रिजर्वेशन मिलेगा, जो अब जॉब्स बिना मतलब की कम हो रही हैं। और ये जो बैलेंस रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, ये भागीदारी मिलती रहेगी, सत्ता के शीर्ष शिखर पे मिलती रहेगी, तो प्राइवेट फील्ड में कम से कम हमें रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसी टाइप पे चलने लगेंगे तो एक दिन प्राइवेट फील्ड में रिजर्वेशन की भी डिमांड आना चालू होगी, जो बहुत अनईजीनेस की तरफ हमें ले जाएगा। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और राहुल गांधी जी का जो भी ये टोटल व्यू है, जो उनकी टीम का है, जिस उनके सपोर्ट का है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, जो मैंने समराइज करने की एपिसोड में कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि ये व्यू जो है वो जो ये टॉकिंग टेक्नोलॉजीज़ का है
ये वास्तव में और भी लोग सुन रहे होंगे। खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूँ सिनेमा के लोग, शाहरुख खान जिन्होंने अभी अपने जो साउथ के डायरेक्टर हैं एशली साहब के साथ जवान बनाई है, तो वो उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन, प्रकाश झा जी की, आमिर खान जैसे लोगों की जो पावर ऑफ इमेजिनेशंस है, ये जो राहुल गांधी की पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक खोज है नेहरू जी की वही वाली आज के संदर्भ में। और विदेश में जब यात्रा करते हैं तो मैं इसे विश्व जोड़ो यात्रा, डेमोक्रेसीज की विश्व जोड़ो यात्रा के तौर पे देखता हूँ। नेहरू की उन्हीं यात्राओं का एक्सटेंशन देखता हूँ। और हम जब भी देखते हैं कि गांधी जी को हम जब भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं अपने सिस्टम से, अपने समाज से, तो गांधी जी फिर से बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। और जिस मॉडल को, जिस सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम्स की बात गांधी जी बोल रहे थे, विलेजेस की बात बोल रहे थे, आज के युग में उस स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के रूप में जिनकी चर्चा सबसे कम हुई थी उस समय, वो आज सबसे उसी चीज़ पे सबसे अच्छे से उभर के सामने आएंगे। और उनकी लेगेसी इतने मजबूती से उभर के सामने आएगी, क्या हमारा सिनेमा संवाद उस चीज़ को उभार सकता है? और अगर उभर गया तो वास्तव में वो जो विजन देगा, तो फिर गांधी को फिर से चैलेंज करवाना तो नामुमकिन हो जाएगा। उसी हिंदू धर्म के उसी महाकाव्य की उन्हीं लाइनों को मैं आज के संदर्भ में फिर से थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ कि जब तक महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता का दंश हमारे समाज को घेरेगा, परेशान करेगा, और उसके बनाए रखने के लिए वो नफ़रत और क्या बोलते हैं नफ़रत, पाखंड, डर का सहारा लेकर उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा, तब तक हमारे पॉलिसी मेकिंग में गांधी जी किसी न किसी रूप में जन्म लेंगे। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जाते जाते सप्त हिंदी पे आशुतोष जी की बात पर मैं फिर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जो समूह है, फिरदौस मिर्ज़ा साहब का, संजय हेगड़े साहब का और राकेश सिन्हा साहब का, उनको एक साथ सुनना चाहूँगा। जावेद अंसारी साहब के साथ, राहुल देव जी के साथ, तो वहीं आलोक जोशी जी, राजीव रंजन सिंह, प्रोफेसर संतोष मल्होत्रा जी की तिकड़ी के बिना सप्त हिंदी अधूरा है। इकोनॉमिक अफेयर्स में खासकर तो जनादेश चर्चा में मैं एक बड़ी ख़ास चीज़ देखता हूँ। वो ख़ास चीज़ ये देखता हूँ कि अमरीश कुमार जी जो प्रमुख एंकर हैं, वो अपने सहपाठियों को अलग अलग एपिसोड्स को कमांड करने के लिए, एंकर का रोल निभाने के लिए दे देते हैं। तो ये उनका डेमोक्रेटिक विजन मुझे बड़ा पसंद आता है। उम्मीद है फिर इस बार मैं प्रदीप श्रीवास्तव जी को कहीं ना कहीं देखूंगा। तो वहीं मुकेश कुमार जी के शो में जो थोड़ा सा साहित्य से जुड़ा होता है, हिस्टोरिकल वे में जुड़ा होता है, आज के संदर्भ में होता है, उससे रिलेट करने की, तो प्रोफेसर अपूर्वानंद, प्रोफेसर राम पुनियानी जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब, विनोद खन्ना जी को, अनिल त्यागी जी को मैं सुनना देखना पसंद करता हूं। तो वहीं दीपक शर्मा शो को देखते रहिए। रवीश कुमार ऑफिशियल का तो कोई तो बेतोड़ ही नहीं है। अभी ईडी और कोर्ट प्रोसीडिंग पे पुण्य वाजपेयी साहब का एपिसोड तो बहुत ही अच्छा था। द वायर पे वरिष्ठ भारत जोड़ो यात्रा के अनसंग हीरो योगेंद्र यादव जी को और उनके सेफोलॉजिस्ट को भी आप सुनते रहिए अभय दुबे जी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।